गो। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अब आपको मैं थर्ड लेक्चर फर्स्ट ईयर आज इस वीक का, मैंने जैसा कि लास्ट लेक्चर में आपसे बात की थी कि ये एक इंटरेस्टिंग सा होगा और आपको यकीनन इसमें बहुत मजा आएगा। अब देखिए ये वाला लेक्चर क्या है और इसमें क्या बताने जा रहा हूँ आपको। पिछले 5 लेक्चर्स के अंदर जो हम लोगों ने बार बार प्रैक्टिस की, पहले हमने बनाई जर्नल एंट्री, फिर हमने बनाया जर्नल लेजर, यानी एंट्री से जर्नल लेजर बनाया। अब आपके कैमरा ऑन होने से पहले मैंने ये तमाम बोर्ड पे लिखा है, आप अगर देखिएगा तो 2016 रेगुलर का क्वेश्चन था। ये कोई मुझसे पूछ भी रहा था एक जमाने में कि ये सर 2016 का क्वेश्चन कैसे होगा। अच्छा याद रखना, मैं क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ वो 5 ईयर का इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि 5 ईयर में बोर्ड पे सॉल्व कर दूंगा तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। और बुक का क्वेश्चन इसी तरह से मौजूद है, आप बुक से उसका हेल्प आउट कर सकते हैं, यानी बुक को सॉल्व कर लें क्योंकि बुक के क्वेश्चन तो सॉल्व मौजूद है वेबसाइट पे, तो आप उसको वहां से चेक कर सकते हैं। इसलिए मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ जो 5 ईयर के क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं 5 ईयर के क्वेश्चन से हेल्प कर रहा हूँ, आप स्टडी नोट्स के क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके उसको आप कर सकते हैं। ये 5 बुक स्टडी नोट्स में मौजूद है। अच्छा, तो क्या बता रहा था मैं, इस क्वेश्चन की क्या खास बात है कि पिछले क्वेश्चन में क्या होता था कि हम जर्नल एंट्रीज के लिए ट्रांजैक्शन देते थे, उन ट्रांजैक्शन से हम जर्नल एंट्री बनाते थे और जर्नल एंट्री से हम क्या बनाते थे, टी अकाउंट। आज यहाँ उन्होंने क्या किया, उल्टा किया। इस पेपर में उन्होंने आपको जर्नल लेजर या टी अकाउंट खुद बना के दे दिया। और अगर आप टी अकाउंट देखें, सवाल देखें, तो सवाल में टी अकाउंट के बाद उन्होंने बताया कि रिकॉर्ड द इफेक्ट शोन इन अबव लेजर इन जर्नल लेजर। यानी क्या मतलब कि अब आप इससे उल्टा काम करें, टी अकाउंट की मदद से आप बना के बताइए क्या, जर्नल एंट्री। तो आई बिलीव की बात समझ में आई। यानी लास्ट टाइम तक आप क्या करते थे, लास्ट टाइम तक आप एंट्री से लेजर बनाते थे, आज जर्नल लेजर से आपको एंट्री बनानी है। कोई मुश्किल बात नहीं, बहुत ही सादा, बहुत ही सिंपल तरीके से आप शुरू करें। नाम देखें इसके ऊपर, यूसुफ ट्रेडर है, आप लिख दीजिए, बल्कि यहां से शुरू कर देता हूं, ठीक है ना, इस जगह से ही शुरू कर रहा हूं। आप हेडिंग डाल दीजिए कि यूसुफ ट्रेडर अलग, ठीक। सेकंड लाइन में लिखिए क्या बना रहे हैं आप, जर्नल अब कैसे शुरू करेंगे, तो अब एक बात, पहली बात तो ये समझ लीजिएगा कि इसमें आपको चलना पड़ेगा। मैंने इस बोर्ड पे लिखा इसीलिए था ताकि मैं आपको हाथ से बता सकूं, ठीक है, वरना 5 ईयर मौजूद। और ये जहन में, हाँ ये भी होता है, बाद बच्चे मुझसे पूछते हैं क्या सर हमें भी टी अकाउंट बनाना पड़ेगा पेपर में। नहीं भाई, आपको टी अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, ये मैंने सिर्फ इसलिए बनाया टी अकाउंट ताकि मैं बताते हुए आपको सामने सामने इशारों से समझा सकूं कि देखो इसकी जगह ये, इसकी जगह ये। वरना आपने इम्तिहान में टी अकाउंट ही बनाना, आपने समझे सवाल यहाँ से शुरू करना है, इस जगह से शुरू करना है। ओके, क्लियर है। तो अब सुनिए, अगर आपको डेट हो तो डेट की मदद से शुरू कीजिए। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जर्नल एंट्री हमेशा बनती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अब ये लफ्ज एक नया सुनने को मिल रहा है, क्या, क्रोनो, CHORONO, क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है डेट वाइज, समझे। यानी अगर नवंबर है, नवंबर का महीना है, तो पहली नवंबर, फिर दूसरी नवंबर, फिर तीसरी, चौथी, इस तरह, समझ गए। तो ये नहीं कि कहीं से भी शुरू कर दें, शुरू वहां से करेंगे जहां से पहली डेट है। तो अगर कभी डेट से बता रहा है तो डेट से शुरू करो, नंबर से बता रहा है तो नंबर, पहले नंबर से करो। इस पर डेट है साल है 2015, यहाँ पे पहले मैंने सिखा दिया कि ऐसे लिख लो 2015, और नवंबर लिखो, नवंबर पहली तारीख डाल दो 1। बताओ कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है जी। तो जब नवंबर 1 को कैश डेबिट हो रहा है, तो अब थोड़ा सा भी अगर अकल हो तो कैश शुरू में अगर डेबिट होता है तो उसके अगेंस्ट क्या होता है, कैपिटल होता है। ढूंढो, यहाँ देखो कैपिटल क्रेडिट में, यानी कैश का अकाउंट डेबिट और कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट। क्या एंट्री बन जाएगी, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। कितने अमाउंट से, 5 लाख से। बोलो समझ में आई बात, कैसे पकड़ा मैंने। यहां नवंबर 1 है, तो जब भी कोई डेबिट होगा तो उसका क्या होगा, एक क्रेडिट होगा। तो जो डेबिट था उसका क्रेडिट ढूंढा। तो मुझे याद है कि भाई कैश है तो कैश के साथ पहले शुरू में क्या होता है, कैपिटल होता है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर सवाल में हो, कभी कभी बेवकूफ बनाने को पहली एंट्री ना दे तो एक अलग बात है, लेकिन अमूमन यही होगा कि कैश और कैपिटल। अब 1 के बाद 2 होती है डेट, लेकिन जरूरी नहीं कि 2 तारीख की ट्रांजेक्शन हो, क्योंकि हमें पिछली अंदाजा है
कि हमारे पास ट्रांजेक्शन आती थी तो बिल्कुल डेट वाइज नहीं आती थी, 1 के बाद 2 नहीं होता था, 3 नहीं होता था, 5 तारीख, 6 तारीख। तो देखो कि 1 के बाद करीब तरीन तारीख कौन सी है। ये नहीं कि 1 के बाद यहाँ पहुंच जाओ, क्योंकि ये 15 तारीख है। अब यहाँ 1 के बाद देखो 5 तारीख है, और किसी और में देख लो, सब में किसी से भी, सारे में चेक कर लो, कोई भी 5 तारीख से पहले नहीं है। तो भाई पहले पता कर लिया कि अच्छा ये 5 तारीख आ गया, कैश क्रेडिट हुआ। लेकिन अगर 5 तारीख को कैश क्रेडिट हुआ तो उसके अगेंस्ट कोई ना कोई चीज क्या होगी, डेबिट होगी। तो 5 तारीख को कैश देखो बैंक जो है डेबिट हो रहा है। तो सोचो क्या एंट्री बनाएंगे। 5 तारीख की डेट डाली, एंट्री बनाई, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, कितने अमाउंट से, 3 लाख रुपीस के अमाउंट से। बैंक डेबिट कैश क्रेडिट 3 लाख रुपीस हो गया, 5 तारीख हो गई। अब 5 के बाद अगली डेट देखो करीब करीब कौन सी है। तो जो मुझे नजर आ रही है वो नजर आ रही है नवंबर की 11 तारीख, और 11 तारीख को अकाउंट पेएबल डेबिट हो रहा है। और नवंबर की 11 को अगर अकाउंट पेएबल डेबिट हो रहा है तो कोई ना कोई 11 तारीख को क्रेडिट है। तो ये देखो मुझे नजर आया कि क्रेडिट है। तो कौन सा अकाउंट डेबिट है, अकाउंट पेएबल। कौन सा अकाउंट क्रेडिट है, परचेज रिटर्न अलाउंस। 11 डेट डाली मैंने, देखा मैं एक चीज भूल गया ना, 11 से पहले मुझे अचानक नजर पड़ी कि कौन सी तारीख है, 8। तो उसका मतलब है पहले 8 आना चाहिए। तो मैं पहले 8 की याद आता हूँ। 8 को परचेजेस डेबिट हो रही है, तो लिख दिया 8 को परचेजेस डेबिट। ढूंढता हूँ 8 को क्रेडिट कहाँ है, क्रेडिट कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। 8 को परचेजेस डेबिट है, और ये रहा 8 को अकाउंट पेएबल क्रेडिट। तो क्या क्रेडिट कर दिया, परचेजेस डेबिट अकाउंट पेएबल क्रेडिट। कितने से, 75,000 से। बोलो समझ में आई। अब इसी 8 के बाद वो 11 था, तो 11 की डेट में फिर अकाउंट पेएबल डेबिट और परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस क्रेडिट। ठीक है, परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस क्रेडिट। अकाउंट पेएबल कितने से, 5,000 से, परचेज रिटर्न अलाउंस। और एक बात और सुन लो, अगर कभी हम अकाउंट लिख रहे हैं, अक्सर ये परचेज रिटर्न अलाउंस जो होता है ना वो एक लाइन में नहीं आ पाता, तो हम 2 लाइन में लिखते हैं। तो जब 2 लाइन में लिखो तो 2 बातों का ख्याल रखो। पहली बात कि ये अलाउंसेस परचेज रिटर्न अलाउंस पूरा एक अकाउंट है, इसको यहाँ से नहीं शुरू करना, इसको उसी जगह शुरू करना जहां से क्रेडिट है। यानी परचेज के नीचे ही अलाउंसेस शुरू होगा, यानी जो क्रेडिट साइड है वहीं से शुरू होगा। और जब 2 लाइनें हो तो अमाउंट हमेशा सेकंड लाइन के सामने लिखना, पहली लाइन के सामने नहीं लिखना। ठीक है, यानी अगर कोई बड़ा अकाउंट हो और उसमें 2 लाइनें आ जाएं तो हमेशा अमाउंट दूसरी लाइन के सामने लिखा जाएगा, पहली लाइन के सामने नहीं, जहां खत्म होगी वहां लिखा जाएगा। ठीक है, ये हो गया 11। अब 11 के बाद आगे चलते हैं। कौन सी डेट है भाई 11 के बाद। बल्कि एक काम करते जाना, पेपर में भी ना यूं कर लेना, जो जो बनाते जाओ ना उसको काटते जाना। ये हो गया, ये हो गया, ऐसे काट दो। ठीक है, तो उससे क्या फायदा होगा। और पेंसिल से काटना, अभी बुक्स में ऐसे मत काट देना। और 5 वाला भी ये हो गया था, कैश क्रेडिट। और क्या था, कैश के साथ 5 तारीख को क्या था भाई, बैंक, ये भी क्रेडिट हो गया। ठीक है, उसके बाद कौन सी डेट हो गई, नवंबर की 11, ये और ये कैंसिल हो गया। परचेजेस 75,000, ये कैंसिल हो गया। तो इससे क्या फायदा होगा कि कटिंग होती जाएगी, तो वैसे वैसे चीजें आपके पास कम से कम है। तो 11 के बाद है जनाबे आली करीब तरीन डेट है ये वाली 18 तारीख, जिसमें अकाउंट पेएबल डेबिट हो रहा है। 18 को अकाउंट पेएबल डेबिट हो रहा है तो उसके साथ कैश क्रेडिट हो रहा होगा। दोनों को काट देते हैं और एंट्री बना देते हैं। यहाँ पर 18 तारीख की डेट डाली, अकाउंट्स पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट कितने से, 20,000 से। 18 तारीख के बाद अब करीब तरीन तारीख है 20। अब 20 तारीख डाली, 20 तारीख को परचेजेस डेबिट है और बैंक का एज। अच्छा 5 ईयर में ना आपके, जो मैं अभी लिख रहा था तो मैंने देखा कि 8,000 ऊपर है और 25,000 नीचे, यानी 29 तारीख ऊपर है, 20 तारीख नीचे है। वो जरूर यकीनन उनसे टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। ठीक है, यानी पेपर में सही होगा, पेपर 5 ईयर जिसने टाइप किया उससे गलती हुई है, क्योंकि पहले 20 तारीख की पोस्टिंग होगी, उसके बाद 29 होगी। तो मैंने उसको वैसे सही करके लिख दिया है। खैर आप भी अगर सही करके वहां ना भी लिखा हो, आपने हमेशा पहले 20 उठाना है, तो फर्क कुछ नहीं पड़ता। क्या बनेगी, परचेजेस
डेबिट और क्या क्रेडिट होगा जनाब, बैंक क्रेडिट। ठीक है, परचेजेस डेबिट और बैंक क्रेडिट। कितनी अमाउंट से बनेगा ये, परचेजेस और बैंक बनेगा 25। ठीक हो गया जनाब। 20 तारीख के बाद, थैंक यू यार, ये चाय बहुत अहम होती है, सब चाय आई है, बोल बोल के थक गया 3 क्लास से। 20 तारीख को कट कर देते हैं। 20 के बाद करीब तरीन डेट है कौन सी, 29 तारीख। 29 को बैंक और सैलरी एक्सपेंस। तो 29 क्या लिखेंगे, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट। कितने से जनाब, 8,000। और आखिरी जो है, अरे यार देखा ना, एक रह गई ना हमसे एंट्री। चलो कोई बात नहीं, ऊपर बना देता हूं, लेकिन अगर ऊपर नजर आएगी तुम लोगों को, मैंने मुझसे एक डेट रह गई थी बेटा, कौन सी, नवंबर की 15। यकीनन तुम में से बहुत से बच्चों ने नोट तो कर लिया होगा। ठीक है, नवंबर की 15 तारीख, क्योंकि ये आखिर में थी, तो ये मुझे नवंबर 18 से पहले बनानी थी। कौन सी, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। कितने से, 2,80,000 से। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि इसकी वजह से आप लोगों को कोई परेशानी होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में आपने काम करना है। तो आई बिलीव कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टी अकाउंट बना के सवाल दिया जाता है, और टी अकाउंट बना के जब आपको सवाल दे तो आपका सिर्फ सादा सा काम है, और वो सादा सा काम क्या है कि आप देखते जाइए और उसी हिसाब से एंट्री बनाते जाइए। तो इस सवाल को अगर करने में कोई मसला हो, कोई दुश्वारी हो, मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। दोबारा आप बहरहाल इसको जो है अच्छे से एक दफा नोट कर लीजिए और समझ लीजिए, और बुक्स में मौजूद, यानी मेरे उसमें मौजूद जो आपको मैंने दिए नोट्स, स्टडी नोट्स से मौजूद इस सवाल से हेल्प कर लीजिए। इसको मैं बंद कर रहा हूँ कि यहाँ पे अभी ये वाली चीज खत्म करता हूँ, एक अगला सवाल आपको अभी कराता हूँ। ओके, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, अब जैसा कि पिछले सवाल में जो देखा, और इसी सवाल के अंदर भी था कि आपने ये नोट किया कि क्वेश्चन जो है रिवर्स में था। तो अब देखिए, एक सवाल आया था 2014 प्राइवेट में, क्वेश्चन नंबर 4 था। इसमें क्या किया उन्होंने, आपसे ट्रायल बैलेंस को चेक किया। अच्छा, अब क्या हुआ, ट्रायल बैलेंस कब बनता था, जनरल एंट्री बनती है, जनरल एंट्री के बाद टी अकाउंट जनरल लेजर बनता है, उसकी फुटिंग बैलेंसिंग होती है, तब जाके आप बनाते हैं क्या, ट्रायल बैलेंस। इस दफा उन्होंने क्या किया, समझिए, वो सारा काम उन्होंने कर दिया, और कर करा के सब कुछ करके तुमको ट्रायल बैलेंस पकड़ा दिया। यानी सबका जो टी अकाउंट बनाते थे ना, उसके नीचे जो बैलेंस बीडी सीडी आता था, वो वाला बैलेंस सारा आपको दे दिया। आपसे बस चाह क्या रहे, वो चाह ये रहे कि अगर आप सवाल का रिक्वायर्ड पढ़िए, कहने लगा प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस विद प्रॉपर हेडिंग, अरेंजिंग द अकाउंट इन सीक्वेंस। याद करो, इस वीक के पहली क्लास में मैंने आपको, शुरू में करवाया था तो सीक्वेंस में नहीं कराया था ट्रायल बैलेंस, लेकिन लास्ट क्लास में मैंने एक सीक्वेंस बताया था कि पहले एसेट लिखेंगे, फिर लायबिलिटी लिखेंगे, फिर कैपिटल ऑनर इक्विटी लिखेंगे, फिर रेवेन्यू लिखेंगे, और फिर एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर इन्होंने आपको टी अकाउंट एंट्री बनाई होगी, टी अकाउंट बनाया होगा, सारे बैलेंस देंगे, आपको लिखना है उनको इन 5 हेड और सीक्वेंस से लिखना है। अब सबसे पहला, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहला काम आपका क्या है कि आप सबसे पहले इन तमाम अकाउंट की नेचर जान कि कौन से अकाउंट की नेचर क्या है। तो उठाइए पेंसिल, ठीक है, मैं बोलता जा रहा हूं, क्योंकि आपको याद होगा शुरू में मैंने बड़ी प्रैक्टिस करवाई थी नेचर की, लेकिन मैं बोल रहा हूं, आप उसके आगे बनाते जाइए, लिखते जाइएगा क्या कि कौन कौन से क्या हैं, ठीक है। और या कहिए कि 5 में वो कहाँ कहाँ आएंगे। चलिए सुनिए, पहला कैश एसेट, और जहां पे आपको समझ में नहीं आए तो मैं बार बार, यही रिकॉर्डेड वीडियो का फायदा है कि आपके पास प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको क्या, आप रिवाइंड करके दोबारा से सुन लीजिएगा। कैश एसेट है, अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एसेट है, सेल्स रेवेन्यू है, प्रीपेड रेंट एसेट है, परचेज डिस्काउंट कॉन्ट्रा एक्सपेंस है, एक्सपेंस में आएगा कॉन्ट्रा एक्सपेंस, बताऊंगा अभी कॉन्ट्रा एक्सपेंस, बस इतना याद रखना, कॉन्ट्रा एक्सपेंस एक्सपेंस का उलट। सर्विस इनकम, इनकम यानी रेवेन्यू है, रेवेन्यू में आएगा। ऑफिस इक्विपमेंट एसेट है, एसेट साइड पे आएगा। अकाउंट पेएबल लायबिलिटी है, लायबिलिटी में आएगी। परचेजेस एक्सपेंस है, एक्सपेंस में आएगा।
सप्लाईज एक्सपेंस एक्सपेंस है, सैलरीज एक्सपेंस एक्सपेंस है, मिसलेनियस एक्सपेंस एक्सपेंस है, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस कॉन्ट्रा रेवेन्यू है, सेल्स का उलट है, कॉन्ट्रा रेवेन्यू है, ठीक है, सेल्स रिटर्न अलाउंस कॉन्ट्रा रेवेन्यू, रेवेन्यू में आएगा, और कैपिटल ऑनर इक्विटी में आएगा। तो क्या करना है आपने सिर्फ ये करना है, अब ये तमाम लिस्ट है, अगर मिस हुई है दोबारा से सुन लीजिएगा रिवाइंड करके। सबसे पहले आप यहाँ पे एसेट्स की हेडिंग डाल दीजिए, ठीक है, और तमाम एसेट्स को लिखिएगा। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, क्योंकि आपको एक जगह पे तो आएगा नहीं, तो मैं जरा बड़ा सा बना देता हूँ, आपने सीक्वेंस वाइज चलना है। बल्कि ये लाइन मुझे लगाने की जरूरत नहीं, मैं उसी चीज को समझिए कि कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसी के नीचे ये डेबिट और क्रेडिट, अगर आपके पास भी एक पेज खत्म हो जाए तो अगले पेज पे इसी तरह से लाइन लगा के यही हेडिंग डाल के आप दोबारा शुरू कर सकते हैं। चलिए अब समझिए कि कौन कौन से एसेट्स थे। मैं लिखता हूं, सबसे पहले सीक्वेंस के हिसाब से चलेंगे तो सबसे पहले हमेशा कैश। अच्छा, उन्होंने क्या किया, एक बदतमीजी की है, कैश बताया नहीं, लेकिन आपको अंडरस्टूड है कि कैश का बैलेंस हमेशा यहाँ है। मैं यहाँ बॉक्स बना देता हूँ, बताऊंगा कि कैश कैसे निकलेगा, अभी आपको समझाता हूँ, बाकी जो पता है वो लिखते जाइए। कैश के बाद अगर बैंक है तो ठीक है, बैंक नहीं है तो अकाउंट रिसीवेबल आएगा। अकाउंट रिसीवेबल 10,000 है। अकाउंट रिसीवेबल के बाद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आएगी, ठीक है। अच्छा, सेल, बल्कि मैं यूं करता हूं कि मेरे से मिस हो जाएगा, क्योंकि अभी आप लोग बैठे हुए कोई रह जाए, तो मैं यूं करता हूं कि मैं सारी हेडिंग डाल देता हूं और जो आता जाता है मैं वो तरतीब से वहां लिख देता हूं, क्योंकि अभी मैं अकेला हूं, आप काम कर रहा हूं, आप लोग वैसे कोई नहीं, कोई एक मिस हो जाएगा लिखते हुए। तो मसला होगा एसेट, लायबिलिटीज, ऑनर, इक्विटीज, और उसके बाद अपना रेवेन्यू, और आखिर में एक्सपेंसेस, ठीक है। अब इसको आप तरतीब से लिखना चाहें तो आप समझ के लिख सकते हैं, लाइनें छोड़ सकते हैं आप भी, लेकिन आपके पास है चांस, सही कर लीजिएगा। मैं यहाँ बताता हूँ, तो आप देखिए मैंने कैश लिखा, एसेट में अकाउंट रिसीवेबल लिखा, एसेट्स में इन्वेंट्री यहाँ आएगी, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कितनी है, 6,500, 6,500। और उसके बाद, अबे यार सॉरी, जो है ना यहाँ पे ये हम जब माइक बोल रहे होते हैं तो ये वायर होता है, और चलते हुए ये वायर पाँव में बहुत उलझता है। तो 6,500 मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के बाद है सेल्स, सेल्स को यहाँ लिख दीजिए रेवेन्यू में, और उसकी वैल्यू है 45,000, ठीक है। सेल्स के बाद प्री पेड रेंट एसेट है, यहाँ लिखिए प्री पेड रेंट, सॉरी यार गला बहुत पूरी तरह से खराब हो रहा है आज। 4,000 डेबिट में, यानी एसेट सारे डेबिट में आएंगे। उसके बाद परचेज डिस्काउंट है, परचेज डिस्काउंट एक्सपेंस में आएगा। अच्छा, एक चीज याद रखना जरा सा, परचेज डिस्काउंट दूसरे नंबर पे आता है, परचेजेस के नीचे, अभी आगे परचेजेस होगा तो लिखेंगे परचेज डिस्काउंट, और परचेजेस डेबिट होता है, डिस्काउंट जो है ना वो क्रेडिट में आएगा, कितने से, 1,500 से। उसके बाद सर्विस इनकम, सेल्स के नीचे सर्विस इनकम, सर्विस इनकम क्रेडिट साइड पे 4,000, ठीक है। ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट फिक्स एसेट है, इसके नीचे ऑफिस इक्विपमेंट 10,000। ऑफिस इक्विपमेंट के बाद है अकाउंट पेएबल लायबिलिटी, अकाउंट पेएबल क्रेडिट साइड पे, लायबिलिटी क्रेडिट साइड पे होती है 4,000। परचेजेस, जैसा कि मैंने कहा था, मौजूद होगा लाजमी, क्योंकि डिस्काउंट उस वक्त तक नहीं हो सकता। परचेजेस डेबिट में 20,000। सप्लाईज एक्सपेंस इसके बाद लिख दो, सप्लाईज एक्सपेंस 14,000। उसके बाद है मिसलेनियस एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस लिख दो 1,500, ये सब एक्सपेंस है डेबिट में। फिर है सेल्स रिटर्न अलाउंस, वैसे तो नीचे भी लिख सकते हो, लेकिन अगर अच्छा है
कि पहले सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस सेल्स के नीचे लिखना, क्योंकि उसका कॉन्ट्रा होता है। तो सेल्स रिटर्न अलाउंस था 14,000 और मैं दोबारा जो मैंने हटा दिया था वो लिख देता हूँ सर्विस इनकम और वो थी 4,000। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा क्या, कैपिटल। कैपिटल ऑनर इक्विटी। कैपिटल में ऑनर इक्विटी में दो चीजें आती है, कैपिटल और ड्राइंग। 30,000। तो अब एक दफा मैं चेक कर लूं कि मैंने कोई आइटम छोड़ तो नहीं दिया, क्योंकि यहाँ मुझे उन्हें डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं आ सकता है, क्योंकि उन्होंने एक आइटम मुझे नहीं दिया था। ठीक है, मैं टोटल करता हूँ, देखते तो मैं रिवाइज कर लूँ। कैश लिख लिया, अकाउंट रिसीवर लिख लिया, इन्वेंट्री लिख लिया, प्रीपेड रेंट 4,000, ठीक है, परचेज डिस्काउंट 1,500, क्रेडिट साइड, ठीक है, सर्विस इनकम 4,000, ऑफिस इक्विपमेंट 10,000, अकाउंट पेएबल 4,000, परचेजेस 20,000, सैलरीज एक्सपेंस, सैलरीज नहीं, सप्लाईज एक्सपेंस कहाँ लिख दिया मैंने यार, सप्लाईज एक्सपेंस 14,000 लिखा है। अच्छा सॉरी, मुझसे गलती ये हुई है। हाँ ठीक है, ये सप्लाईज एक्सपेंस जो है ये है 1,500 और ये भी गलत हो गया होगा। सैलरीज एक्सपेंस जो है वो बनेगा, ये रह गया था 14,000 और मिसलिनियस एक्सपेंस आ जाएगा अगेन 1500। ये दोनों असल में एक जैसी फिगर थी, इसलिए मिक्सअप हो गई। ठीक है, सेल्स रिटर्न आउट लिख दिया, कैपिटल लिख दिया, दैट्स इट। अब ये आपने समझिए सीखा कि अगर कभी ऐसा सवाल आ जाए तो ये आपके पास है। अब नॉर्मल सी बात है, इस वक्त मैंने जल्दी बनाया तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये गैप भी है। आप जब लिखिएगा तो जरा गिन लीजिएगा कि एसेट के अंदर कितने आइटम है। हाँ जी, एसेट में 5 है, तो आप अगर इसी तरह करना चाहते हैं तो 5 लाइनें छोड़ दीजिएगा। ठीक है, लायबिलिटी में कितने आइटम है, एक आइटम है तो एक ही जगह छोड़ दीजिए। कैपिटल में एक है, एक में 3 है, 3, तो इसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। मेरा ख्याल इतने सही तो आप लोग हैं कि इसको एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, अब याद होगा कि दोनों साइड बराबर आता था, यानी ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड इक्वल होता था। यही तो सारा फंडा था, यही तो सारा गेम था कि ट्रायल बैलेंस के बोथ साइड्स इक्वल होते हैं। अब यहां लेकिन ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड उन्होंने आपको इक्वल आप नहीं मालूम कर सकते, क्योंकि कैश मालूम ही नहीं है। तो इसका तरीकेकार क्या होगा कि आप दोनों साइड का टोटल करें। अब सुने, मैं ये करके नहीं दिखा रहा, ये आपने कर कर मुझे जवाब देना है। ठीक है, कैसे? आप पहले तमाम डेबिट का टोटल करें और फिर तमाम क्रेडिट का टोटल करें। दो टोटल आ जाएंगे, एक डेबिट का टोटल और एक क्रेडिट का टोटल, लेकिन वो दोनों टोटल बराबर नहीं होंगे। तो हम क्या करें, कैश मालूम करने के लिए डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस, क्रेडिट से डेबिट को माइनस करें, क्योंकि क्रेडिट में पूरे हैं, डेबिट में गायब है। तो हम माइनस करके ये वाली फिगर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और इसमें ये वही वाला खेल इस्तेमाल हो रहा है। याद है अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ते हुए सिखाया था, क्योंकि देखो क्या है, यही था ना, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये वही वाली चीज हो रही है कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होते हैं। तो जब अगर कोई चीज गायब कर दे तो हमेशा क्या करना है, जो चीज नहीं पता है वहां बॉक्स बना दी। आज कैश नहीं पता है, पता है कल को एक सवाल में आएगा जिसमें कैपिटल नहीं पता होगा, तो कैपिटल के आगे क्रेडिट में बॉक्स बना दिएगा। और फिर डेबिट का और क्रेडिट का दोनों का टोटल कीजिए, दोनों का डिफरेंस लीजिए और वो जहां पे फिक्स होगा। शायद किसी के जहन में आए कि सर आज क्या कैश और कैपिटल दोनों एक साथ गायब होगा? नहीं, एक गायब होगा, या तो कैश गायब होगा या फिर कैपिटल, यानी कोई भी एक फिगर गायब होगी। अगर एक से ज्यादा होगी ना तो उसको सॉल्व करने का ये सिंपल तरीका नहीं होगा, कोई और तरीका होगा, लेकिन वो शायद तुम्हें नहीं आएगा। तुम्हारे पास जब आएगा तो बस एक ही गायब होगा और उसका सारा तरीका लिखकर डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस देकर कर। ठीक है, तो मैं टोटल करके देख लेता हूं क्या आ रहा है, आप लोग इसको कंफर्म करिएगा तो मैं आपको बताता हूं। अच्छा देखो, मैंने अभी वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज करके टोटल किया है। पता नहीं, हो सकता है अगर गलत हो तो आपकी मर्जी है भाई। ये देख लीजिए, ये डेबिट साइड का टोटल मेरे पास आ रहा था 67,500 और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा था 98,500। तो क्या कर सकते हैं, अब इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। इन दोनों का डिफरेंस जो बनता है वो बनता है 31,000। तो कैश का बैलेंस 31,000 होगा। ठीक है, और जब आप ये कर लें तो फिर दोबारा से टोटल कर लीजिएगा। उसकी वजह यह है कि अगर दरमियान में पहले करते हुए कोई गलती हो गई होगी तो वो यहाँ पे है, क्योंकि अब जब आप दोबारा टोटल करेंगे तो इन दोनों का टोटल आना चाहिए 98,500। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ
कि दोबारा से कर लेना, ताकि अगर पिछली दफा कैलकुलेशन में कोई गलती हो गई होगी तो वो गलती इस लम्हे हमारे सामने आ जाएगी। तो ये है आपके पास ट्रायल बैलेंस का, अक्सर ये आजकल पूछ रहे हैं वो आपसे, तो जहन नशीन कर लीजिए कि इस तरह से ये सवाल होगा। ठीक है, करके बताइएगा जरूर कि ये कैसा रहा, किस तरह रहा, कैसा लगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।